शुरुआत से अपन डिस्कस करते हैं। जब आप 11th में यहाँ आए थे तो सबसे पहले आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी? सिस्टम के साथ जो शेड्यूल होता है उसमें अच्छे से फिट नहीं बैठते हैं। इसके अलावा बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, पोटेंशियल उनमें बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोते हैं। कुछ बच्चे होते हैं नींद ज़्यादा लेते हैं, या फिर जैसे बच्चों को जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है बैकलॉग की प्रॉब्लम आती है। जैसे पेपर से रिलेटेड अगर बात करें तो 11th में भी उनको क्या होता है, सेम प्रॉब्लम आती है कि सर सिली मिस्टेक होती है। सब कुछ करने के बाद भी पेपर का अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी नहीं पता। हर व्यक्ति जीवन में एक सपना सजोता है और उसको हकीकत में जीने के लिए जुट जाता है। सोचो यही सपना जब एक ऐसा व्यक्ति देखता है जिसके पास रिसोर्सेज का अभाव हो और एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हो, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा कि उन्हें खुद नहीं पता कि उसको हकीकत में बदलने के लिए कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा और कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, और निकल पड़ते हैं एक अंधेरी राह पर। नमस्कार, मैं हूं गौरी शंकर स्वामी और मैं बात कर रहा हूं गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट की, जिसकी नींव, जिसका बीज 21 मार्च 2007 को बोया गया, लेकिन आज गुरु कृपा एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। आज पूरे भारतवर्ष में गुरु कृपा किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि नीट 2025 जो कि आज तक के इतिहास का सबसे कठिन पेपर था, जिसमें गुरु कृपा ने AIR 1 हासिल की है, पूरे भारत में पहली रैंक हासिल करी है, और 13 से भी ज्यादा बच्चे एम्स दिल्ली में जा रहे हैं, जो कि अनइमेजिनेबल है। और इसी कड़ी में मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं गुरु कृपा का एक कोहिनूर, जिसने ऑल इंडिया 24 और OBC में ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल करी है। मेरे साथ है दौलत सिंह गुर्जर, सन ऑफ गोविंद साय गुर्जर, दौसा के रहने वाले हैं। दौलत, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने पूरे देश में अपनी फैमिली का, अपने समाज का, गुरु कृपा का, सबका नाम रोशन किया है और हमें आप पर बहुत ज्यादा गर्व है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बेटा, आपकी तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा ड्रीम देखते हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं कि वो भी ऐसा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो उनके लिए आप क्या गाइडलाइन दोगे जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आपकी तरह बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर सकें? तो बड़ी बात यह है कि आप 11th में यहाँ आए थे, तो शुरुआत से अपन डिस्कस करते हैं। जब आप 11th में यहाँ आए थे तो सबसे पहले आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी? सबसे पहले तो कि पेरेंट्स की जो एक वो होती है टेंशन कि बच्चे की पर्सनल केयर होगी या नहीं। मुझे भी टेंशन थी जब मैं आया था कि यहाँ पे मैं जितना सोच के आया हूँ, जो मेरा एम लेके आया हूँ वो पूरा होगा या नहीं, टीचर्स कैसे होंगे, सारी चीज़ें, पूरा एनवायरनमेंट कैसा होगा। लेकिन जब मैं यहाँ गुरु कृपा में आके पढ़ा, 1-2 महीने निकाले, तब मुझे समझ आया कि ये जो मैं सोच के आया था कि ऐसा इंस्टीट्यूट होगा, ऐसे टीचर्स मुझे मिलेंगे, तो उसके लिए वो बहुत अच्छे रहे हमारे साथ। पूरा 24 घंटे आपकी पर्सनल केयर की जाती है। आप कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी मेंटर से मिलिए, आपको कोई भी चीज़ की परेशानी हो आप डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स से डाउट काउंटर पे। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रही है यहाँ पे। और जब मैं शुरुआत में आया था, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा थोड़ा शर्मीला हूँ, तो उस टाइम पे शुरुआत में होता था कि मैं डाउट पूछने में बहुत ज़्यादा शर्माता था। जैसे जैसे मॉड्यूल्स सॉल्व करनी होती हैं, तो मॉड्यूल सॉल्व करके लाते थे, अगले दिन टीचर्स डाउट लेते थे। हर क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन जब बोला जाता था क्लास में कि किसी को भी डाउट हो तो हैंड रेज किया जाए, लेकिन मैंने कभी शुरुआत के 6-7 महीने तक तो कभी हैंड रेज ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि टीचर्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर मैं इस डाउट पूछता हूँ और ये काफ़ी इजी निकला तो मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन जब मैंने 6-7 महीने बाद पूछना चालू किया, तब मुझे समझ आया कि जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट को अप्रिशिएट ही करते हैं। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं बोलेगा यहाँ पे कि आपने डाउट ऐसे क्यों पूछ लिया, आपने ये ऐसा क्यों किया। आपको पूरा समझाया जाएगा कि आपने यहाँ पे गलती की है, आपको ये सुधारने की जरूरत है, ये इस चीज का आंसर है। तो वो काफी अच्छी चीज रही है कि टीचर्स ने काफी सपोर्टिव रहे यहाँ पे। आपके लिए अलग से डाउट काउंटर की फैसिलिटीज होती हैं, आप क्लास के बाद रुकिए, आराम से डाउट पूछिए, पर्सनली आप मिलना चाहे वो मिलिए। तो उस टाइम पे शुरुआत में यहाँ काफी प्रॉब्लम्स रही थी, लेकिन
बाद में जाके आराम से आप जैसे जैसे एनवायरनमेंट में ढलते जाओगे सब कुछ सही होता जाता है। इसके अलावा बेटा ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिजर्व करते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन वो अपने जो सिस्टम के साथ जो शेड्यूल होता है उसमें अच्छे से फिट नहीं बैठते हैं। मतलब उनका जो जैसे सोने जागने का जो साइकिल होता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को, क्या गाइडलाइन देने चाहोगे? रिदम जो होता है अपन जैसे बायो में भी पढ़ते हैं कि एक रिदम बना रहता है अपने ग्लैंड्स के द्वारा अपने पूरे शरीर में। तो अगर हम रोजाना का काम एक फिक्स शेड्यूल पे करते हैं तो धीरे धीरे हमें आदत लग जाती है उसकी। उसी टाइम पे जिस टाइम अपने पढ़ने का टाइम होता है फिर उस टाइम अपना शरीर पूरा एफिशिएंट होता है, अपने को चीजें जल्दी याद होती हैं। लेकिन जब अपन बार बार रूटीन चेंज करते हैं अपना, कभी उस टाइम जो स्पेसिफिक टाइम था पढ़ने का उस टाइम नहीं पढ़ते हैं तो रिदम टूटता है और फिर आपका दिमाग उस टाइम उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता। तो मैं भी जैसे पर्सनली बताऊं तो शुरुआत में मैं कई बार 11-12 घंटे सोता ही रहता था। क्लास से जाके क्यों वो 12 घंटे मतलब टोटल में सोता था। तो मेरा पहले नवोदय में था मैं, तो वहां पे मेरा एक फिक्स शेड्यूल हुआ करता था, उन्होंने ही बनाया था जो कि इतने से जब बजे तक यही करना है। जीसीआई में मैं आया तो यहाँ पे क्लासेस हुई, उसके बाद आपको फ्री टाइम दिया जाता है यहाँ पे। तो मेरे को उस टाइम पे सोने की बहुत बुरी आदत लग गई थी। मैं यहाँ से 1:30 बजे क्लास से जाके आराम से 6-7 बजे तक सोता ही रहता था। तो उसका बहुत बुरा नुकसान होता था मुझे 11th में। मैंने काफी ट्राई किया, मतलब धीरे धीरे नींद को कम किया। 12th तक आते आते ये था कि मैं 6-7 घंटे 8 घंटे तक सोता था। उसके बाद जो ये रिदम होता है, मेरा रिदम बना 12th में, अच्छे मार्क्स तभी आए जब एक रिदम सेट हुआ मेरा। और बच्चे जो हैं जो अपना रिदम नहीं बना पा रहे हैं तो उनके लिए है कि आप एक मतलब टाइम टेबल बनाइए। कई बार फॉलो नहीं होता है, कई बार फॉलो होगा आपसे, कई बार फॉलो नहीं होगा, लेकिन उसी को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते रहिए। उसी टाइम पे पढ़िए। आप कुछ नहीं है तो कुछ जो पहले पढ़ा हुआ उसी को रिवाइज करते रहिए। आज की चीज शायद 2 बार पढ़ ली, लेकिन जो फिक्स टाइम है पढ़ने का उस पर पढ़ते रहिए। दौलत के कहने का मतलब है कि आपका सिस्टम ने जो आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर रखा है डेली का, उसके साथ चलना जरूरी है। डेली का डेली आपको पढ़ना जरूरी है। बहुत अच्छी बात बताई दौलत ने। इसके अलावा दौलत बेटा, जैसे बच्चों को जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है बैकलॉग की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो करंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं और उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई बैकलॉग बहुत हो गया है, पीछे वाला पढ़ूं या आगे वाला पढ़ूं। तो उन बच्चों के लिए स्टार्टिंग से ही क्या मतलब आप बताना चाहोगे कि उससे कैसे बचें? कई बच्चे होते हैं जो ये समझते हैं कि बैकलॉग हो गया हमारा, आगे नीट में ये परेशानी देगा, जबकि उनके हुए 2-3 महीने ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि करंट को छोड़ के अपने जो बैकलॉग्स के टॉपिक हैं उनको पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि वो पढ़े हुए ज्यादा टाइम हो चुका है तो वो नहीं वो पहले वाला समझ में आता है, नहीं अब वाला समझ में आता है, और धीरे धीरे वो जो बैकलॉग है वो बढ़ता ही जाता है। तो ये है कि आपके यहाँ पे मतलब जीसीआई में जैसे अपने बच्चे के टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। आपके 12th में भी 11th का रिवीजन करवाया जाएगा, काफी सारे टेस्ट होंगे, उसके थ्रू पूरा रिवीजन हो जाता है। काफी मेरे खुद के कई बैकलॉग्स थे 11th में, लेकिन मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। हमें कुलैरी सर ने जब हमारा सेमिनार हुआ 12th के स्टार्टिंग में तो उन्होंने हमें बताया कि आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि 11th में आप बहुत कमजोर रह गए, 11th आपकी बहुत कमजोर है, आप इसी के रोते होंगे। लेकिन जब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब अपनी 12th पूरी होगी ना तब तक आप ये कहने लग जाओगे 11th तो मेरी सबसे स्ट्रांग है। दिक्कत तो बस थोड़ी 12th में ही है। तो बैकलॉग 11th का कुछ भी नहीं होता। सबकी लगभग हर किसी की जितने भी टॉपर्स भी आप सुनोगे तो उनका भी होता है कि बैकलॉग था 11th में, वो सबका ही रह जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन आपको करंट पे फोकस करना है। आप अगर करंट की चीज बढ़िया कर लेते हो उसमें नंबर आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि आप बाद में काफी टाइम मिलता है, अपना सिलेबस 7-8 महीने पहले ही पूरा हो जाता है 12th वालों का, तो उसमें काफी टाइम मिलता है आपको। उस पीरियड में जो करंट का चल रहा है उसको वहीं रहने दीजिए, करंट और पीछे का टॉपिक को आपस में मिक्स मत कीजिए। क्या बात है, कितनी प्यारी बात बताई है दौलत ने। आप पूरी तरह से सिस्टम पे बिलीव करके चलिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि कोई भी ऐसा चैप्टर बचेगा ही नहीं जिसका मल्टीपल टाइम रिवीजन ना हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। आप सिर्फ करंट पे फोकस करते रहिए और डेली का डेली पढ़ते रहिए, और जो सिस्टम
आपको शेड्यूल प्रोवाइड करवाता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते रहिए। हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। इसके अलावा बेटा पेपर से रिलेटेड अगर बात करें तो 11th में भी उनको क्या होता है, सेम प्रॉब्लम आती है कि सर सिली मिस्टेक होती है। फिर उसके बाद वो 5, 7, 10 तरह की कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, वो करते रहते हैं। जैसे आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, क्वेश्चन लिखा कुछ है पढ़ कुछ लेते हैं उसको, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ऐसे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है बच्चों की। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी है आपकी, या आपने उसमें ऐसे कैसे काम किया जिसकी वजह से बच्चा प्रॉब्लम्स को दूर कर सके और अपने रिजल्ट में अच्छा इंप्रूव कर सके? बच्चों की सोच कई बार ये होती है कि मेरी अगर गलतियां हो रही हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करूं, तब जाके वो मेरी गलतियां कम होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो अपने पेपर दे के आए हो, आज आपका माइनर लगा, आपका टेस्ट लगा, उस टेस्ट को आप घर जाके, जितने टाइम का टेस्ट था, 3 घंटे का टेस्ट था, तो आप वहां जाके 3 घंटे तक उस पेपर को दीजिए, उसका हर एक क्वेश्चन वापस कीजिए, जो गलत हुआ आपका उसको काट के चिपकाइए कहीं पे अलग से, उसके बारे में उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको सर से क्लियर कीजिए आपकी, और दिमाग में लाइए जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे उस टाइम के आपके दिमाग में क्या आया, उस कॉन्सेप्ट क्या कि मतलब आपने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो वो कॉन्सेप्ट क्यों गलत था ये भी पूछिए, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन नीट में आए, वही आप फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा दो। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है पेपर का। उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने छोड़ दिए हैं वो उनको क्लियर कीजिए। और मैं पर्सनली जैसे करता था, अपनी जो सिली मिस्टेक्स होती थी उनको काट के अपनी दीवार पे चिपका लेता था, उनके ऊपर रेड पेन से लिख देता था कि मैंने इस टाइम पे ये सोचा था, इस वजह से मेरी ये गलती हुई और आगे मैं ये नहीं करूंगा। और हर बार अगला टेस्ट जब होता उससे पहले मैं उस दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता था, 1 घंटे 2 घंटे बस उस दीवार को देखता था ये चीज आएगी। और वो क्वेश्चन आते भी थे, कई बार वही सेम क्वेश्चन आते थे और उसी टाइम पे मेरे दिमाग में क्लिक करता था ये ऐसी चीज है, इसमें टीचर ये गलती करवाना चाह रहा है, पहले भी मैं ये कर चुका हूँ लेकिन इस बार मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। और नीट में भी मेरे साथ अच्छा हुआ कि मैं प्रेशर होने के बाद भी अच्छी कोई ज्यादा सिली मिस्टेक नहीं करके आया मैं, तो उसका बहुत लाभ मिला कि एनालिसिस बहुत जरूरी है ओवरऑल आपके लिए। क्या प्यारा पैटर्न था इसका पेपर का। अगर आप पेपर को एनालिसिस करोगे तभी नेक्स्ट जो आगे के पेपर है उनमें आपको पता रहेगा कि मैं किस तरह की गलतियां करता हूं, जिनको आप सिली मिस्टेक नाम देके बार बार इग्नोर करते रहते हो, लेकिन वो एक्चुअली आप एनालिसिस करोगे तब पता चलेगा कि इनमें सुधार बहुत इजीली सुधार किया जा सकता है। जैसे दौलत से जो गलतियां होती थी, ये अपने उन क्वेश्चंस को काट के दीवार पे चिपका लेता था और अगला पेपर देने से पहले उसको देख के जाता था ताकि इसके दिमाग में रहे कि मैं किस तरह की गलतियां करता हूं और उसमें सुधार किया जा सके। इसके अलावा बेटा बहुत सारे बच्चों को मतलब डेली का डेली भी पढ़ लेते हैं, कंसिस्टेंसी भी उनकी अच्छी होती है, क्लास में भी उनका फोकस अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारी इंक्वायरीज आती है ऐसी कि सर हमें सब कुछ करने के बाद भी पेपर का अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी नहीं पता, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा हमारा स्कोर जो है जितना आना चाहिए, जितना हम डिजर्व करते हैं उतना नहीं पहुंच पाते। तो आपकी पेपर करने की क्या स्ट्रेटजी रहती थी जिसकी वजह से आप इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर पाए? ये पेपर में कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि पेपर में पहले क्या करें, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करें। अब वो हर किसी की चॉइस होती है, किसी को क्या कंफर्टेबल लगता है, किसी को क्या। लेकिन ये है कि अगर आप मेरे जैसे करता था बायो पहले केमिस्ट्री फिजिक्स, तो उसमें क्या रहता है आपको टाइम मिल जाता है, आपको ये लगेगा कि 45-40 मिनट में आपकी बायो अगर कंप्लीट हो जाती है तो एक अंदर से ऐसे फील आती है कि हाँ आधा पेपर हो चुका है और अपने इतना सही टाइम में अपने आधा पेपर पूरा कर लिया, तो उससे एक कॉन्फिडेंस भी आता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे अभी नीट 2025 के में ही 45 वाला जो कोड आया अपना, उसमें पहले ही क्वेश्चन में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाला क्वेश्चन आ गया था। उसी को देख के बच्चे पैनिक हो गए जिन्होंने फिजिक्स चालू की, और उसके चक्कर में उनका पूरा पेपर बर्बाद हो गया। तो उस एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी वहाँ। हाँ, आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे पे जाऊंगा। वो आगे वाले क्वेश्चनों में उस क्वेश्चन का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कई बार मैं 11th में मेरे साथ भी हुआ है कि मैं एक क्वेश्चन को देख के पूरा पेपर अपना खराब कर लेता था। हर क्वेश्चन जब भी मैं आंसर टिक करता मेरे को वो पहले क्वेश्चन वाला याद आ जाता कि पहले वाले क्वेश्चन मेरा रह रखा है। नीट में मेरे साथ हुआ कि हाँ फिजिक्स रह गई थी काफी, लेकिन उस टाइम पे मैंने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई और फिजिक्स जो बायो और केमिस्ट्री बची थी वो उसको पहले कंप्लीट किया। मतलब पेपर में क्या करना है वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैच्योरिटी जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एक तो
आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते भी हैं तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि जल्दी कर लूंगा। आपको अपना, और ये है कि 11th आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। एक तो 11th से जब आप 12th में मूव करोगे आपकी चीजें बेहतर होती जाएंगी पेपर अटेम्प्ट करने की। 11th में मेरी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती थी, करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस से चलता जाएगा तो अपने आप को फ्लो के साथ बहने दीजिए कि ये पेपर जो है, और कभी भी रिजिड होके मत जाइए कि आप ये सोच के जा रहे हैं पहले से ही मैं इतने नंबर लेके आऊंगा, इतने से इतने के बीच में नंबर लाऊंगा। मेरी खुद की बात करें तो मैं नीट में काफी रिजिड होके चला गया कि मेरे को 180 के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, पिछले साल उस पेपर ऐसे ही आ रहा था। तो मैं ये सोच के गया था कि 180 के 180 अटेम्प्ट करूंगा। मेरे मन में था, क्योंकि यहाँ पे भी मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहे थे, तो मेरे मन में था कि आराम से मैं 710 पार 720 भी ला सकता हूँ। तो वो रिजिडिटी मेरे साथ बुरे हो गई। लास्ट में क्वेश्चन 4-5 फिजिक्स के जो थे वो मैंने तुक्के भी मार दिए। मुझे लगा कि कुछ सही हो जाए। मुझे लगा था कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन जो मेरे को हार्ड लग रहे हैं वो मेरे को एग्जाम प्रेशर की वजह से खुद को हार्ड लग रहे हैं। एक्चुअल में ये हार्ड नहीं है, कोई सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट होगा। तो कई क्वेश्चन मैं 10-15 मिनट तक लगा दिए और फिर भी वो मेरे से नहीं हुए। तो कभी भी रिजिड होके पेपर में मत जाइए कि ये क्वेश्चन इतने टाइम में, ये पोर्शन में फिजिक्स का 1 घंटे में 50 मिनट में जितने में भी आप करते हो उतने में अटेम्प्ट करूंगा ही। उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, फ्लो के साथ बहने दीजिए अपने आप को। थोड़ा उसी में टाइम ज्यादा लग गया तो अगले में थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। इनका भी रिजिड मत होइए अपने आप को। क्या बात है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि दौलत ने पेपर अटेम्प्ट करने की जड़ी बूटी दे दी है। आप ऐसे मत समझिए कि आप घर पे डेली का डेली पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना भी वही बात है। नहीं, बहुत ज्यादा अलग है। आपको पेपर के अंदर मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, पेपर के अंदर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा। पेपर को आप नेचुरली सीखने के लिए, जैसे अपन यहाँ पे कोचिंग में जब आप पेपर देने जाते हो, माइनर जितने भी अलग अलग तरह के पेपर होते हैं, तो हर पेपर में आप अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए नहीं कि मैं इस पेपर में इतने नंबर लेके आऊंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, कम नंबर आएंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, आप हमेशा ये सोच के जाइए कि मुझे आज के पेपर में और क्या बेहतरीन सीखने को मिलेगा, तभी आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाओगे। जैसा कि दौलत ने करा, हर पेपर में सीखा और उसको अगले पेपर में इंप्लीमेंट किया, और आज दौलत जो है इस मुकाम पे पहुंचा है। तो इस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप भी एक अच्छी रैंक हासिल कर सको और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।